So, hello everyone. Today we are with the part 5 of chapter 1 of Biochemistry Leninger book. And chapter 1 is Foundations of Biochemistry, and it is the part 5 of chapter 1, that is the Evolutionary Foundations of Biochemistry. So, this section starts with a very famous line by Theodosius Dobzhansky. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. So, this great line was said by a very profound evolutionary biologist Theodosius Dobzhansky. मीन्स बायोलॉजी में कोई भी चीज़ तब तक सेंस नहीं बनाएगी जब तक कि उसको एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से न देखा जाए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को न देखा जाए। यानी हर चीज़ बायोलॉजी में जो आज के समय में प्रेजेंट है, चाहे वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बैक्टीरिया हो, जो भी है आजकल लिविंग जो वर्ल्ड है, वो सब एवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। So, great progress in biochemistry and molecular biology in recent decades has amply confirmed the validity of Dobzhansky's striking generalizations. तो यानी आज जो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितना भी प्रोग्रेस हुआ है आज के समय में, वो सब भी डॉब्झांस्की के इस जनरलाइजेशन से आज कंप्लाई करते हैं, यानी उसको वो प्रूव करते हैं। The remarkable similarity of metabolic pathways and gene sequencing across the three domains of life argues strongly that all modern organisms are derived from a common evolutionary progenitor by a series of small changes, each of which conferred a selective advantage to some organism in some ecological niche. तो यानी जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं या जीन सीक्वेंसेस हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटी मिलती है, चाहे वो किसी भी डोमेन से हों, किसी भी लाइफ के डोमेन से हों, 3 डोमेन्स में, वो सब बताता है कि इन सब का एक कॉमन एवोल्यूशनरी प्रोजेनाइटर था। यानी ये सब एक ही किसी बिंदु से निकले हैं और उन सब में धीरे धीरे कुछ चेंज हुए हैं और किसी इकोलॉजिकल निश में उनको कुछ एडवांटेज के लिए कुछ चेंजेस हुए और वो उनमें इवॉल्व हुए धीरे धीरे। नाउ चेंजेस इन हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस अलाउज एवोल्यूशन। तो यानी जो हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी हमारे जो जीन्स हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उससे ही धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। डिस्पाइट द नियर परफेक्ट फाइडेलिटी ऑफ जेनेटिक रेप्लिकेशन, infrequent unrepaired mistakes in the DNA replication process lead to changes in the nucleotide sequence of DNA. तो यानी हमें पता है कि जो जेनेटिक रेप्लिकेशन है वो नियर परफेक्ट फाइडेलिटी से होता है, यानी उसमें गलती के बहुत कम चांस होते हैं। मिनिमम चांसेस ऑफ मिस्टेक आर देयर इन द जेनेटिक रेप्लिकेशन। लेकिन इसके बावजूद भी जो अनरिपेयर्ड मिस्टेक्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से ही डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस में चेंज होता है, प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिक म्यूटेशन एंड चेंजिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ सेलुलर कंपोनेंट। तो इससे क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस पैदा होते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, और जो सेलुलर कंपोनेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जीन्स हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। फिर इनकरेक्टली रिपेयर्ड डैमेज टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स हैज़ द सेम इफेक्ट। यानी या फिर ऐसा हो कि रिपेयर भी हुआ हो बाई चांस, सपोज कोई म्यूटेशन हुआ है और उसको जेनेटिक रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में या मशीनरी ने रिपेयर भी कर दिया हो, लेकिन वो बाई चांस रिपेयर भी इनकरेक्ट हुआ हो, तो उससे भी सेम इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। म्यूटेशंस इन द डीएनए हैंडेड डाउन टू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज म्यूटेशंस कैरिड इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स मे बी हार्मफुल और इवन लीथल टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स और सेल्स। तो फिर ये जो म्यूटेशंस हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और वो या तो नए ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इवन लीथल भी हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, और दे मे फॉर एग्जांपल कॉज द सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम दैट इज
नॉट एबल टू कैटलाइज एन एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन। सपोज उस म्यूटेशन की वजह से जिस जीन का या जिस जीन से जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है वो किसी एक बहुत एसेंशियल एंजाइम के लिए कोड करती है और अब वो एंजाइम नहीं बन पा रहा है, तो डिफेक्टिव एंजाइम बन रहा है, तो क्या वो एंजाइम अपना कैटालिटिक प्रोसेस एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो इससे जो सेल है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। नाउ occasionally however a mutation better equips an organism or cell to survive in its environment। बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि किसी एक म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, बेटर सर्वाइवल हो जाता है उसका। The mutant enzyme might have acquired a slightly different specificity, for example, so that it is now able to use some compound that the cell was previously unable to metabolize। तो सपोज इस म्यूटेशन की वजह से एंजाइम में जो चेंज आया है वो एक ऐसा चेंज आया है, उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो एक डिफरेंट स्पेसिफिसिटी उस एंजाइम को मिल गई है, जिससे कि वो जो एंजाइम है पहले किसी कंपाउंड को यूज़ नहीं कर पा रहा था सपोज, और म्यूटेशन के बाद वो उस कंपाउंड को यूज़ कर पा रहा है, मेटाबोलाइज कर पा रहा है। If a population of cells were to find itself in an environment where that compound was the only or most abundant available source of fuel, the mutant cell would have selective advantage over the other unmutated यानी कि wild type cells in the population। और सपोज जो population of cells है जिसमें एक ऐसा कंपाउंड जो एक कंपाउंड है जो कि वही फ्यूल का सोर्स है, एबंडेंट सोर्स है, और उस म्यूटेशन की वजह से उस कंपाउंड को यूज करने की एबिलिटी उस सेल के पास आ गई है, तो अब वो एक सिलेक्टिव एडवांटेज की तरह काम करेगा ये म्यूटेशन, और जो वाइल्ड टाइप है उसकी अपेक्षा जो म्यूटेटेड सेल है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगी। The mutant cell and its progeny would survive and prosper in the new environment, whereas wild-type cells would starve and be eliminated। तो यानी अब ऐसे एनवायरनमेंट में जो म्यूटेंट सेल है वो सर्वाइव करेगा और साथ ही साथ प्रॉस्पर करेगा, उसकी कॉलोनीज, उसके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ते जाएंगे। वहीं जो वाइल्ड टाइप सेल थे, क्योंकि वो उस कंपाउंड को यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो वो स्टार्व करेंगे, भूख से मर जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट चार्ल्स डार्विन मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज समटाइम्स समराइज्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसी को चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी उसने नेचुरल सिलेक्शन कहा चार्ल्स डार्विन ने इसी प्रोसेस को, यानी कि कुछ समय पे जो फिटेस्ट होगा उस कंडीशंस में, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में जो फिटेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा एडप्ट कर सकता है उस कंडीशन में, वही सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी भी यहाँ पे ऐसे ही फिट होती है। Now we will move forward। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने। एक सपोज एक डीएनए सीक्वेंस है जिसमें हेक्सोकाइनेज जीन प्रेजेंट है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि अ रेयर मिस्टेक ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेट्स द हेक्सोकाइनेज जीन। तो इसने इस जीन को डुप्लीकेट कर दिया, यानी एक और कॉपी इसकी इंसर्ट हो गई डीएनए के अंदर। नाउ सेकंड रेयर म्यूटेशन रिजल्ट इन म्यूटेशन इन द सेकंड हेक्सोकाइनेज जीन। अब सपोज जो दूसरी कॉपी है उसमें एक म्यूटेशन की वजह से जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो ओरिजिनल जीन था वो तो हेक्सोकाइनेज बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो म्यूटेटेड हेक्सोकाइनेज की कॉपी थी वो म्यूटेटेड या डुप्लीकेट जीन थी, वो एक म्यूटेंट हेक्सोकाइनेज बनाएगी और उसकी नई सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी फॉर गैलेक्टोज हो गई सपोज। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल दे रखा है।
Now, occasionally, a second type of whole gene is introduced into the chromosome. A second copy of a whole gene is introduced into the chromosome as a result of defective replication of the chromosome. तो कई बार ऐसा होता है कि किसी जीन की पूरी कॉपी सेकंड कॉपी ही डीएनए में इंसर्ट हो जाती है क्रोमोसोम के अंदर, और ये डिफेक्टिव रेप्लिकेशन की वजह से कभी कभी होता है. The second copy is superfluous and mutations in this gene will not be deleterious. तो अब ये जो सेकंड कॉपी बनी है ये सुपरफ्लुअस है, और इसके अंदर जो म्यूटेशंस होंगे वो डेलीटेरियस नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉपी जो थी वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. It becomes a means by which the cell may evolve by producing a new gene with a new function while retaining the original gene and gene function. तो ये जो कॉपी ऑफ नई जीन की जो कॉपी इंसर्ट हुई है ये इस एक तरह से एवोल्यूशन का मीडियम बनेगी. इसी के द्वारा सेल इवॉल्व करेगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, म्यूटेशंस आएंगे, और ये कुछ नए फंक्शन लेके आएगा ये जीन फिर. और क्योंकि ओरिजिनल जो जीन था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन इसकी कॉपी जिसमें कुछ चेंजेस हो गए वो एक एडिशनल फंक्शन सेल को प्रोवाइड करेगा. Seen in this slide, the DNA molecules of modern organisms are historical documents, records of the long journey from the earliest cell to the modern organism. तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जितनी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, आज के जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो एक तरह से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि जो अर्लियर सेल से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म बनने में जो जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, उस सब का रिकॉर्ड इस डीएनए में प्रेजेंट है. The historical accounts in DNA are not complete. However, in the course of evolution, many mutations must have been erased or written over. तो हालांकि जो हिस्टोरिकल अकाउंट है डीएनए में, इसको कहते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है. क्यों? क्योंकि इतने समय के लंबे एवोल्यूशन की प्रोसेस में कुछ म्यूटेशंस इरेज भी हो गए होंगे, या फिर कुछ म्यूटेशन हुआ फिर से दोबारा म्यूटेशन हो गया उसके ऊपर, तो रिटर्न ओवर भी हो सकते हैं. बट डीएनए मॉलिक्यूल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल हिस्ट्री वी हैव. लेकिन इसके साथ ही जो डीएनए मॉलिक्यूल है वही बायोलॉजिकल हिस्ट्री का बेस्ट सोर्स एक तरह से है. The frequency of errors in DNA replication represents a balance between too many errors, which would yield non-viable daughter cells, and too few errors, which would prevent the genetic variation that allows survival of mutant cells in new biological niche. तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर्स है डीएनए रेप्लिकेशन में वो बैलेंस्ड रहती है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा एरर होने देती है, जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा एरर भी नहीं होने देगी. जैसे कि बहुत ज़्यादा एरर होंगे तो क्या होगा, नॉन वायबल डॉटर सेल्स बनेंगे और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. या फिर बहुत कम ऐसे एरर भी नहीं होते कि जिससे कोई वेरिएशन ही ना आए उसमें ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, या ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन्स है, स्ट्रक्चर, उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आए. तो इससे क्या होगा कि अगर सपोज इकोलॉजिकल निश जिसमें वो रहता है ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई चेंज आ गया तो क्या होगा, वो सेल उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और उसके अंदर कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे. तो इसलिए जो एक बैलेंस रहता है टू मच एरर्स और फ्यू एरर्स के बीच में, यानी एक लेवल ऑफ रेप्लिकेशन एरर्स वो सेल में होते रहते हैं. Several billion years of natural selection have defined cellular systems to take maximum advantage of chemical and physical properties of available raw material. तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में नेचुरल सिलेक्शन की हेल्प से जो सेलुलर सिस्टम्स हैं वो रिफाइन हुए हैं. तो यानी नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो अब एक एडजस्ट होते आ रहे हैं सेलुलर सिस्टम, जिससे कि वो जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके एनवायरनमेंट में, जो जिस एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है उसमें जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है उसको मैक्सिमम यूज़ कर सके. इसीलिए उसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते रहते हैं. Chance genetic mutations occur in individuals in a population combined with natural selection have resulted in the evolution of the enormous variety of species we see today, each adapted to its particular ecological niche.
तो किसी भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन में कुछ चांस जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और उसके साथ ही फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है और उससे क्या होता है, एक जो जितनी भी वैरायटी हमें यहाँ पे दिखती है आज ऑर्गेनिजम्स में, स्पीसीज में इनॉर्मस वैरायटी जो दिखती है उसका एवोल्यूशन होता है धीरे धीरे और हर स्पीसीज एक पार्टिकुलर निश में रहने के लिए एडेप्टेड होती है। नाउ बायोमोलिक्यूल्स फर्स्ट अरोज बाय केमिकल एवोल्यूशन। तो सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स जितने आज हमें लिविंग सिस्टम्स में दिखते हैं ये कैसे बने, तो ये भी केमिकल एवोल्यूशन से बने हैं। इन आवर अकाउंट thus far we have passed over the first chapter of the story of evolution। तो हमने लिविंग सेल्स, फर्स्ट लिविंग सेल्स कैसे आए इसके बारे में अभी हम पढ़ते आए हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर अकरेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, organic compounds including the basic biomolecules such as amino acids and carbohydrates are found in only trace amounts in the earth's crust, the sea and the atmosphere। तो हम देखेंगे कि सेल के जितना सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल्स के अंदर जितने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जिस अमाउंट में, जैसे अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब सेल के अंदर तो बहुत, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें या सी की बात करें या फिर एटमॉस्फेयर में बात करें तो इन बायोमोलिक्यूल्स के ट्रेस अमाउंट ही हमें देखने को मिलते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको कैसे एक्वायर किया। According to one hypothesis, these compounds were created by the effect of powerful environmental forces like ultraviolet radiations, lightning, or volcanic eruptions on the gases in the prebiotic Earth's atmosphere and on organic solutes in the superheated thermal vent deep in the ocean। तो ये कह रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस तो ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये पावरफुल एनवायरमेंटल फोर्सेस के इफेक्ट से बने, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से, लाइटनिंग जो बिजली आसमान में बिजली कड़कती है उससे, उसकी एनर्जी से, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस की जो एनर्जी है उसकी फोर्स से ये मॉलिक्यूल्स बने। और ये कैसे बने, उन गैसेस पे इनका फर्क पड़ा। इन सारी फोर्सेस का फोर्स कहाँ लगा, ऑन दोज गैसेस जो कि जो प्री बायोटिक अर्थ के एटमॉस्फेयर में थी, यानी लाइफ की उत्पत्ति से पहले जो गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी उनके ऊपर ये सारे फोर्सेस लगे। या फिर जो सुपर हीटेड थर्मल वेंट्स में, जो समुद्र के अंदर जो सुपर हीटेड थर्मल वेंट्स हैं उनमें जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थे उनके ऊपर ये सारे फोर्सेस लगे, उनसे ही ये सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स आज के टाइम में जो प्रेजेंट हैं वो बने। Now, this hypothesis was tested in a classical experiment on the abiotic origin of organic biomolecules carried out in 1953 by biochemist Stanley Miller in the laboratory of the physical chemist Harold Urey। तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। तो इन्होंने एबायोटिक यानी नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, तो यानी जो एबायोटिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनसे कैसे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1953 में, जिसको स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे की लेबोरेटरी में किया गया। ना Miller subjected gaseous mixtures such as those presumed to exist on the prebiotic earth, including methane, ammonia, water, and hydrogen, to electrical sparks produced across a pair of electrodes for a period of a week or more, then analyzed the content of the closed reaction vessel। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो गैसियस मिक्सचर था, जो कि जिसको हम मानते हैं कि प्रीबायोटिक अर्थ के समय पे जो प्रेजेंट था, यानी लाइफ की उत्पत्ति से पहले जो गैसेज पृथ्वी पर प्रेजेंट थी, जैसे कि मीथेन, अमोनिया और वाटर और हाइड्रोजन गैस, इन सबको उसने एक क्लोज्ड वेसल में बंद किया
और इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस कराया उसने, इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से स्पार्किंग कराई, और उसने फॉर वीक्स ये किया। और उसके बाद उसने जो उसकी रिएक्शन वेसल थी उसमें जो कंटेंट थे उनको एनालाइज किया कि उसमें क्या क्या बना। द गैस फेज ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्ड CO एंड CO2 एज वेल एज द स्टार्टिंग मटेरियल्स। तो क्या क्या मिला उसको उस मिक्सचर में? कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और कुछ स्टार्टिंग मटेरियल्स भी मिले। The water phase contained a variety of organic compounds, including some amino acids, hydroxy acids, aldehydes, and hydrogen cyanide. तो गैस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिले, और जो वाटर फेज था उस वेसल के अंदर उसमें उसको कुछ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जिसमें अमाइनो एसिड्स भी थे, हाइड्रोक्सी एसिड्स थे, कुछ एल्डिहाइड्स थे, और हाइड्रोजन साइनाइड भी था, HCN. Now, this experiment established the possibility of abiotic production of biomolecules in relatively short time under relatively mild conditions. तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने ही, जो कि माइल्ड कंडीशंस में ही नॉर्मली एक फिजिक्स लैब में जिसको किया गया था, उसने ये एक एक्सपेरिमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया कि कैसे एबायोटिक मॉलिक्यूल से, एबायोटिक कंडीशंस में जो आज के बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी कैसे उत्पत्ति हुई। When Miller's carefully stored sample were rediscovered in 2010 and examined with much more sensitive and discriminating techniques, high performance HPLC and mass spectrometry, his original observations were confirmed and greatly broadened. तो फिर 2010 में उसके जो सैंपल थे मिलर के, उनको फिर से रीडिस्कवर किया गया और उनको और ज़्यादा सेंसिटिव और डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक से चेक किया गया, जैसे HPLC को यूज़ किया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ किया, और ये पाया गया कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन उस समय थे वो सब सही थे। हिज ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस वर कंफर्म्ड, और उनको और ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस भी देखने को मिले। Previously, unpublished experiments by Miller that included H2S in the gas mixture, mimicking the smoking volcanic plumes at the sea bottom, showed the formation of 23 amino acids and 7 organosulfur compounds, as well as large number of other simple compounds that might have served as building blocks in prebiotic evolution. तो प्रीवियसली अनपब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट जो मिलर के थे उसमें H2S गैस का भी जिक्र मिलता है, जो कि एक तरह से स्मोक की मिमिक है, जो स्मोक में भी हमारा सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देखने को मिलता है, और जो वोल्केनिक प्लूम्स होते हैं सी में से उसमें भी हमें H2S देखने को मिलता है, और उसके साथ ही उसमें 23 अमाइनो एसिड्स बनते हुए दिखे एंड 7 ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स भी मिले, एज वेल एज अ लार्ज नंबर ऑफ अदर सिंपल कंपाउंड्स। तो और बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स उसमें देखने को मिले, जो कि प्रीबायोटिक एवोल्यूशन में जो स्टार्टिंग मटेरियल रहे हों। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का, जिसमें कुछ गैसेस को सबसे पहले उन्होंने डाला और वाटर भी डाला, और उसमें स्पार्किंग कराई कुछ वीक्स के लिए इलेक्ट्रोड्स यूज करके। तो उन्होंने पाया कि अमाइनो एसिड्स भी बन गए उसमें हाइड्रोजन साइनाइड भी बन गया, और भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स उसमें बन गए छोटे छोटे। सो अब इस फिगर के बारे में पढ़ते हैं कि एबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। Spark discharge apparatus of the types used by Miller and Urey experiment, demonstrating abiotic formation of organic compounds under primitive atmospheric conditions. Now, after subjection of gaseous content of the system to electrical spark, products were collected by condensation. तो उन products को condense करके collect कर लिया गया। Biomolecules such as amino acids were among the products. तो अमाइनो एसिड्स भी उस प्रोडक्ट्स में मिले।
नाउ ये एक पिक्चर दे रखी है जिसको नाम दे रखा है इन्होंने ब्लैक स्मोकर्स। द हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन द सी फ्लोर एमिट्स सुपर हीटेड वाटर रिच इन डिजॉल्व मटेरियल्स। तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं सी के फ्लोर में, वो बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड वाटर को एमिट करते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व रहते हैं। ब्लैक स्मोक इज फॉर्म्ड when the vented solution meets cold water and dissolves sulfide precipitate। तो ब्लैक स्मोक कब बनता है? जब जो जो वेंटेड सोल्यूशन आता है, सुपर हीट थर्मल वेंटेड सोल्यूशन कोल्ड वाटर के साथ मिक्स का ऊपर जाके मिक्स होता है, तो उससे क्या होता है, सल्फाइड्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। डाइवर्स life forms including a variety of archaea and some remarkably complex multicellular organisms are found in the immediate vicinity of such vents। तो ऐसे वेंट्स के आसपास एकदम इमीडिएट विसिनिटी में बहुत सारी लाइफ फॉर्म देखने को मिलती है, जैसे वैरायटी ऑफ आर्किया और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, which may have been the site of early biogenesis। Now, more refined laboratory experiments have provided good evidence that many of the chemical compounds of living cells can form under these conditions। तो फिर बाद में बहुत सारे रिफाइंड एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसी जो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे, और ये पाया गया और उनसे ये एविडेंस मिला कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग सेल्स के अंदर मिलते हैं वो सब ऐसी कंडीशंस में बनाए जा सकते हैं। पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स लाइक आरएनए कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रिएक्शंस। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स का पॉलीमर है आरएनए, वो एज ए कैटलिस्ट काम कर सकता है बहुत सारे बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रिएक्शंस में। एंड आरएनए प्रोबेबली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रीबायोटिक एवोल्यूशन बोथ एज कैटलिस्ट एंड एज इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी। और ये माना जाता है कि आरएनए ने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रीबायोटिक एवोल्यूशन के टाइम पे, यानी जब तक लाइफ की उत्पत्ति नहीं थी तब आरएनए ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो एक कैटलिस्ट की तरह भी काम किया उसने, और फिर बाद में इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह भी काम किया। नाउ आरएनए और रिलेटेड प्रिकर्सर्स में हैव बीन द फर्स्ट जीन्स एंड कैटलिस्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि आरएनए या फिर उसके रिलेटेड जैसे उस आरएनए के जैसे मॉलिक्यूल्स ही सबसे पहले जीन्स रहे होंगे और उन्होंने ही कैटलिस्ट का भी काम किया था। इन मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लिक एसिड्स एनकोड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। तो आज के समय में जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है, और जिससे कि बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। एंड एंजाइम्स कैटलाइज द रेप्लिकेशन रिपेयर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और उन्हीं एंजाइम से जो न्यूक्लिक एसिड्स है उनकी रेप्लिकेशन भी होती है और रिपेयर भी होता है। द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ दिस टू क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ब्रिंग अप द परप्लेक्सिंग क्वेश्चन विच केम फर्स्ट, डीएनए और प्रोटीन। तो इसी के क्योंकि जो डीएनए है उससे कोई एंजाइम बनता है और फिर वो एंजाइम ही वापस जाके उस डीएनए की रेप्लिकेशन और रिपेयर कराता है। तो ये क्वेश्चन आया कि पहले कौन आया, क्या डीएनए पहले आया या फिर प्रोटीन पहले आया? नाउ द आंसर मे बी दैट दे अपीयर्ड अबाउट द सेम टाइम एंड द आरएनए प्रीसीडेड देम बोथ। तो कुछ जो हाइपोथेसिस हैं वो ये कहती हैं कि हो सकता है ये दोनों लगभग साथ में ही आए हों, अपीयर हुए हों, और आरएनए लेकिन इन दोनों से पहले प्रेजेंट हो। द डिस्कवरी दैट आरएनए मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट इन देयर ओन फॉर्मेशन सजेस्ट्स दैट आरएनए एज अ सिमिलर मॉलिक्यूल or a similar molecule may have been the first gene and the first catalyst। तो जैसे आरएनए की डिस्कवरी की गई और ये पता चला कि आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है, और अपने फॉर्मेशन में मतलब आरएनए अपने फॉर्मेशन में ही एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है, आरएनए खुद ही अपना कैटालिसिस करा सकता है। तो इससे या फिर आरएनए के जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल्स की भी कैटालिसिस करा सकता है। तो ये पता चला कि जो सबसे पहले आरएनए ही जीन थे और पहले कैटलिस्ट भी थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो
one of the earliest stages of biological evolution was the chance formation of an RNA molecule that could catalyze the formation of other RNA molecules of the same sequence. तो इस सिनेरियो से ये चीज़ पता चलती है कि अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन में जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जहाँ से शुरू हुआ उस जगह पे सबसे पहले बाई चांस कैसे भी आरएनए मॉलिक्यूल बन गए और फिर उन आरएनए मॉलिक्यूल्स ने ही एज अ कैटलिस्ट भी काम किया और दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए और खुद की रेप्लिकेशन के लिए भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ परपेचुएटिंग आरएनए मॉलिक्यूल बन गए वो. The constitution of a self-replicating RNA molecule would increase exponentially as one molecule formed several formed many, and so on. तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग RNA molecules हैं उनका कंसेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा. फिर बढ़ा एक RNA molecule ने बहुत सारे और RNA molecules का फॉर्मेशन करवाया और उन सेवरल RNA molecules ने और भी बहुत ज़्यादा आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कराया और इस तरह से ये साइकिल चलती रही. द fidelity of self-replicating was presumably less than perfect, so the process would generate variants of RNA, some of which might be even better able to self-replicate. और क्योंकि उस समय पे जो सेल्फ रेप्लिकेशन की जो फाइडेलिटी थी यानी कि वो अपने आप को एकदम अच्छे से कॉपी करे वो इतनी ज़्यादा अच्छी फाइडेलिटी नहीं थी यानी उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. सो द प्रोसेस वुड और इसी तरह से क्योंकि उसमें चेंजेस आ सकते हैं एरर्स आ सकते हैं इसीलिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ आरएनए बन गए उस समय पे. कुछ ऐसे आरएनए बने जो कि और ज़्यादा अच्छे से अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करा सकते थे. इन द कॉम्पिटिशन फॉर न्यूक्लियोटाइड्स द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस वुड विन. अब क्योंकि इतने सारे न्यूक्लियोटाइड थे तो जो सबसे ज़्यादा अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करा सके ज़्यादा एफिशिएंटली सेल्फ रेप्लिकेशन करा सके ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स उसमें रेस में आगे बढ़ गए. एंड लेस एफिशिएंट रेप्लिकेटर्स वुड फेड फ्रॉम द पॉपुलेशन. और जो 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 ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल हैं जो जिनकी रेप्लिकेशन एफिशिएंसी कम है वो पॉपुलेशन से धीरे धीरे फेड हो गए कम होते चले गए. नाउ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रखा है. प्रीबायोटिक फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड सबसे पहले हुआ इंक्लूडिंग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ अर्थ्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और गैसेस इन द अंडर सी वोल्केनिक वेंट्स. तो जो गैसेस थे या फिर कंपाउंड्स कंपोनेंट्स जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थे या फिर अंडर सी वोल्केनिक वेंट्स में जो गैसेस थी उनसे प्रीबायोटिक कंपाउंड्स का सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ जैसे न्यूक्लियोटाइड्स का. फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स विद रैंडम सीक्वेंसेस. फिर धीरे धीरे शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स बने जिनका रैंडम सीक्वेंस था. नाउ सिलेक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल सेगमेंट्स. फिर इनका सिलेक्टिव रेप्लिकेशन हुआ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डुप्लीकेटिंग कैटालिटिक आरएनए सेगमेंट्स का. सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड्स कैटलाइज्ड बाय द आरएनए. फिर धीरे धीरे कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड्स बने जिसको आरएनए ने ही कैटलाइज किया. देन इंक्रीजिंग रोल ऑफ पेप्टाइड्स इन आरएनए रेप्लिकेशन कोएवोल्यूशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. फिर क्या हुआ धीरे धीरे पेप्टाइड्स का रोल आरएनए रेप्लिकेशन में बढ़ने लगा. तो इस तरह से आरएनए और प्रोटीन दोनों का ही धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगा कोएवोल्यूशन. देन primitive translation system develops and RNA genome and RNA protein catalysts. तो फिर धीरे धीरे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें आरएनए ने जीनोम की तरह काम किया और आरएनए प्रोटीन ने कैटलिस्ट की तरह ही काम किया. आरएनए ने भी और प्रोटीन ने भी कैटलिस्ट की तरह काम किया. देन जीनोमिक आरएनए बिगिन टू बी कॉपीड इनटू डीएनए. फिर क्या हुआ धीरे धीरे जो आरएनए था वो डीएनए में कॉपी होने लगा. Then DNA genome translated to RNA protein complex with RNA and protein catalysts. फिर क्या हुआ DNA जीनोमिक मटेरियल बन गया उससे ट्रांसलेट होके RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बने जैसे राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स क्या है एक लिंक है RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बने जो कि कैटलिस्ट्स की तरह काम करने लगे.
तो यही एक पॉसिबल आरएनए वर्ल्ड सिनेरियो कहा गया। Now the division of function between DNA, genetic information storage, and protein was according to the RNA world hypothesis a later development. फिर बाद में एक RNA world hypothesis आई और उसने DNA के और प्रोटीन के फंक्शन को डिवाइड किया। ओके, तो DNA क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का फंक्शन है और प्रोटीन का कैटालिसिस का फंक्शन है। Now new variants of self-replicating RNA molecules developed that had the additional ability to catalyze the condensation of amino acids into peptides. फिर बाद में कुछ नए वेरिएंट बने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल्स के जो अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनाने में हेल्प करने लगे। यानी अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट थे, उनसे पेप्टाइड बनाने में कैटालिसिस करने लगे। Occasionally, the peptides that formed would reinforce the self-replicating ability of the RNA, and the pair RNA molecule and helping peptide could undergo further modifications in the sequence, generating increasingly efficient self-replicating systems. फिर क्या हुआ? जो occasionally जो peptides थे वो RNA की जो self-replicating ability थी उसको और बढ़ा दिया उन्होंने, और आरएनए मॉलिक्यूल्स और पेप्टाइड आपस में हेल्प करने लगे, और फिर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन फर्दर हुए उसमें सीक्वेंसेस में, जिससे कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो सिस्टम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होता चला गया। द रिमार्केबल discovery that in the protein synthesizing machinery of modern cells, ribosomes, RNA molecules, not proteins, catalyze the formation of peptide bond is consistent with the RNA world hypothesis. This is a very important statement. तो आज के समय में ये बहुत बड़ी रिमार्केबल डिस्कवरी है हमारे पास है कि जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो होती है, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं आज के टाइम में, वो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाला जो कैटलिस्ट है वो आरएनए मॉलिक्यूल है। प्रोटीन इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटलाइज नहीं करता है, बल्कि आरएनए ही इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है। तो ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है। Sometime after the evolution of this primitive protein synthesizing system, there was a further development. DNA molecule with sequence complementarity to self-replicating RNA molecule took over the function of conserving the genetic information, and RNA molecules evolved to play roles in protein synthesis. तो जो primitive protein synthesizing system बने शुरुआत में, उनके बाद कुछ समय बाद थोड़ा कुछ और डेवलपमेंट हुआ। कैसे? जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उनसे जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स थे उसके कंप्लीमेंटरी डीएनए मॉलिक्यूल्स ने टेक ओवर कर लिया, और उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि आरएनए कैटालिटिक है, उसमें चेंजेस के ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चेंजेस के ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए जो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए डीएनए ने ज़्यादा अप्रोप्रिएट रोल प्ले किया, एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इवॉल्व टू प्ले रोल्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और आरएनए का फिर क्या रोल हो गया? उसने प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। Now proteins proved to be versatile catalysts and over time took over most of the functions. फिर एंड में पता धीरे धीरे एवोल्यूशन में प्रोटीन्स ने ज़्यादा अच्छे कैटलिस्ट की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया, प्रोटीन्स ज़्यादा अच्छे कैटलिस्ट की तरह उभरे, और उन्होंने धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल के फंक्शंस को टेक ओवर कर लिया। नाउ लिपिड लाइक कंपाउंड्स इन द प्रिमोर्डियल मिक्सचर फॉर्म्ड रिलेटिवली impermeable layers around the self-replicating collection of RNA molecules. तो जो प्राइमोर्डियल मिक्सचर था उसमें कुछ लिपिड लाइक कंपाउंड्स भी मिले, और उन्होंने क्या किया, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था लाइक आरएनए था मेनली, उसके आसपास एक इम्परमिएबल लेयर बना लिया था लिपिड लाइक कंपाउंड्स ने।
Now, the concentration of proteins and nucleic acids within these lipid enclosures favor the molecular interactions required in self replication. अब क्योंकि इन लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स के अंदर वो जो जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो कंसनट्रेटेड हो गए, वो एनक्लोज्ड हो गए, तो उनका आपस में जो इंटरेक्शन है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस और ज़्यादा आ गए, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कंसनट्रेटेड हो गए उस लिपिड लाइक लेयर के बीच में, बाई लेयर के बीच में अंदर, तो उनकी इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए. The RNA world scenario is intellectually satisfying, but it leaves unanswered a vexing question: where did the nucleotide needed to make the initial RNA molecule came from? तो जो RNA वर्ल्ड सिनेरियो है वो इंटेलेक्चुअली तो बहुत सेटिस्फाइंग है, इससे हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कैसे लाइफ शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही एक अनआंसर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि जो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स थे जिससे कि इनिशियल आरएनए मॉलिक्यूल बने वो कहाँ से आए. An alternative to this scenario supposes that simple metabolic pathways evolved first. तो यानी एक अल्टरनेटिव फिर थ्योरी ये आई कि जो सबसे पहले जो मेटाबॉलिक पाथवेज इवॉल्व हुए वो बहुत सिंपल थे. Perhaps at the hot vents in the ocean floor, a set of linked chemical reactions that might have produced precursors, including nucleotides, before the advent of lipid membranes or RNA. तो उस समय पे क्या हुआ, कुछ एक सेट ऑफ लिंक्ड केमिकल रिएक्शंस होते रहे होंगे शायद, जिनसे कुछ प्रिकर्सर्स बने, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह के कुछ प्रिकर्सर्स और रिएक्शन से बने. और उस समय तक जो लिपिड मेम्ब्रेन या आरएनए है उसका सिंथेसिस नहीं हुआ था, बस ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ सिंपल कंपाउंड्स बने. विदाउट मोर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नीदर ऑफ दिस हाइपोथेसिस कैन बी डिस्प्रूव्ड. तो इस हालांकि इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव भी नहीं किया जा सकता है या फिर अप्रूव भी एक तरह से पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है. Now, biological evolution began more than 3.5 billion years ago. तो जैसे हम लाइफ की उत्पत्ति को 4 बिलियन ईयर्स एगो से मानते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही शुरू हुआ. Earth was formed about 4.6 billion years ago, and the first evidence of life dates more than 3.5 billion years ago. तो पृथ्वी की उत्पत्ति तो करीब करीब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुई है, लेकिन जो लाइफ के फर्स्ट एविडेंस हैं वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तक ही मिलते हैं. In 1996, scientists working in Greenland found chemical evidence of life, like fossil molecules, from as far back as 3.85 billion years ago. तो 1996 में कुछ ग्रीनलैंड के साइंटिस्ट को कुछ फॉसिल एविडेंस मिले, फॉसिल मॉलिक्यूल्स के, जो कि लगभग 3.85 बिलियन ईयर्स एगो पहले तक के थे, यानी फॉर्म्स ऑफ कार्बन एम्बेडेड इन रॉक दैट सीम टू हैव अ डिस्टिंक्टली बायोलॉजिकल ओरिजिन. तो कुछ कार्बन की फॉर्म्स मिली रॉक्स के अंदर, हो सकता है कि वो जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन हो. Somewhere on Earth during its first billion years, the first simple organisms arose. तो अर्थ के फॉर्मेशन के पहले 1 बिलियन साल की जो 1 बिलियन साल की जो टाइम था उसमें कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इट्स ओन स्ट्रक्चर फ्रॉम अ टेम्पलेट. तो वो अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी थी उनके पास, और उनके जो सिंपल स्ट्रक्चर थे उनमें से एज अ टेम्पलेट यूज करते थे. वो हो सकता है कि आरएनए हो. दैट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. बिकॉज द टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर एट द डॉन ऑफ लाइफ वाज नियरली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, एंड because there were few microorganisms to scavenge organic compounds found by natural processes, these compounds were relatively stable. तो क्योंकि उस समय पे जो एनवायरनमेंट था टेरेस्ट्रियल, जो लाइफ के ओरिजिन के समय पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, और कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर सकते थे फॉर एनर्जी एक्सट्रैक्शन.
सो दीज कंपाउंड्स वर रिलेटिवली स्टेबल। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो लगभग स्टेबल ही थे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म उन्हें यूज़ करने वाले भी नहीं थे। गिवन दिस स्टेबिलिटी एंड इयर्स ऑफ टाइम, द इम्प्रोबेबल बिकेम इनएविटेबल। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक तो स्टेबिलिटी इन कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा थी और टाइम भी बहुत सारा था, तो ये जो कंपाउंड्स थे ये इनएविटेबल बन गए, यानी ये तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। लिपिड वेसिकल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए गिव राइज टू द फर्स्ट सेल्स। तो फिर धीरे धीरे लिपिड वेसिकल्स बनी जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंदर क्लोज्ड एनक्लोज थे, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए एनक्लोज था। उससे सबसे पहले सेल्स, सब जो फर्स्ट सेल्स हैं उनको उनकी उत्पत्ति हुई, और प्रोटोसेल्स, या फिर हम उन्हें प्रोटोसेल्स भी कह सकते हैं। एंड दोज प्रोटोसेल्स विद द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन बिकेम मोर न्यूमरस। और फिर ऐसे जो प्रोटोसेल्स थे वो, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे तो फिर वो सारे जो प्रोटोसेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो गए। द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हैड बिगन। और इसी के साथ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जो प्रोसेस थी वो शुरू हो चुकी थी। मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन दे रखी है, उसको समझते हैं। सबसे पहले 0 to 500 ईयर्स अगो, मिलियन ईयर अगो, 0 to 500 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। ये सब डाइवर्स फॉर लाइफ फॉर्म्स उत्पन्न हो गए। देन 500 to 1000 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? अपीयरेंस ऑफ रेड एंड ग्रीन एल्गी। फिर धीरे धीरे रेड और ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति होने लगी। अपीयरेंस ऑफ एंडोसिम्बियॉन्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी बनने लगे। फिर करीब करीब 1500 मिलियन ईयर्स अगो अपीयरेंस ऑफ प्रोटिस्ट, द फर्स्ट यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट यूकैरियोट्स फिर आए। फिर करीब करीब 1000 साल बाद, 1000 मिलियन साल बाद एरोबिक बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ, जो कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को यूज कर सकता था। फिर करीब करीब 3000 साल मिलियन साल के बाद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। फिर करीब करीब 3500 ईयर्स मिलियन ईयर्स के बाद अपीयरेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया, अपीयरेंस ऑफ मिथेनोजेंस, इन सब का अपीयरेंस हुआ। फिर 4000 मिलियन साल बाद में ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। और फिर धीरे धीरे ये, क्योंकि सबसे पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक तरह से आज के समय में जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ यूकैरियोट्स, प्लांट, फंजाई, ये सब मिलते हैं, इस सब की ये टाइमलाइन दे रखी थी मिलियंस ऑफ ईयर्स में। अब ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट सेल्स प्रोबेबली यूज्ड इनऑर्गेनिक फ्यूल्स। द अर्लीस्ट सेल्स अरोज इन अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, देयर वाज नो ऑक्सीजन एंड प्रोबेबली obtained energy from the inorganic fuels. So I think we should do this part in the next video. Till then we will stop here and continue in the next class. So with this, thank you.